जय माता की मित्रों, रोहिणी नक्षत्र का पाठ ही हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं और उसी पे आगे बढ़ते हैं। आज बुध ग्रह की बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र जैसे कि बताया सब पाठों में मैंने, चंद्र का स्वामित्व है और राशि वृष के अधीन आता है और वृष का स्वामित्व शुक्र के पास है। गण मनुष्य होगा, योनि सर्प होगी। चरणाक्षर चरणों के हिसाब से मैंने नोट किया हुआ है ओ वा वी वो, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, कि आप बच्चे का जब रोहिणी नक्षत्र में पैदा हो तो क्या नाम निकाल सकते हैं। और चरणों के हिसाब से स्वामित्व है, पहला चरण मंगल, दूसरा शुक्र, तीसरा बुध और चौथा चंद्र को दिया हुआ है। तो उसी के हिसाब से जब आप इसको दिमाग में बैठा के रखेंगे और जब उसको आगे बढ़ते हुए वो सब दिमाग में वो सब चीज़ें सेटिंग रहेगी तो आपको बहुत कुछ नया समझने को, सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आज बुध की बात करते हैं। बुध अगर प्रथम चरण में बैठता है, इंसान चतुर होता है, धनी होता है, उसकी पत्नी सुशील और सुसंस्कृत होती है, मतलब संस्कारित होती है, अच्छे कर्म करने वाली और सबका भला चालने वाली पत्नी ऐसे जातक को प्राप्त होती है। दूसरे चरण में वेदों का ज्ञाता, विद्वान तथा प्रसिद्ध बनाता है और उसके कुछ संबंध आफ्टर मैरिज भी किसी के साथ हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक संभावना है, हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है अब आप वहाँ पे अगर आपके ऊपर, यहाँ पे बुध के ऊपर कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, योग कारक जगह में बैठा हो तो नहीं भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरे चरण में जातक दृढ़ स्वभाव का होता है। चौथे चरण में बुध संबंधियों से लाभ का कारक बनाता है। बुध संबंधी, बुध मतलब आपके छोटे भाई बहन, आपके पिताजी के छोटे भाई बहन, बुआ वगैरह, मतलब ऐसे संबंधियों से जो बुध के कारक हो, जो मैंने पाठों में बताया हुआ है। जब बुध ग्रह के बारे में मैंने बताया था तो उस समय ये भी बताया था कि बुध ग्रह के कौन कौन से संबंध होते हैं। आप वहाँ जाके सुन लीजिए पूरी डिटेल। हर चीज़ का इस चैनल में आप आज के टाइम में मेरा नहीं करते भी 150 के आसपास पाठ हो गया। नक्षत्रों पे विशेष जोर रहता है, लेकिन हर चीज़ का पाठ दे रहा हूँ, चाहे वो मुहूर्त हो, चाहे ग्रह हो, चाहे अष्टक वर्ग हो, चाहे वेद हो। तो बहुत अच्छे अच्छे पाठ और बहुत ही नई नई चीज़ों के बारे में शायद आपको सुनने को मिलेगा। और वो भी हम लोगों को जो ज्ञान जो ऋषि मुनियों ने दिया है उसी के अनुसार। अगर आप प्रूफ मांगेंगे, मैं बुक भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप उस बुक को मार्केट से भी ले लीजिए। अच्छे अच्छे राइटरों की, अच्छे अच्छे व्याख्याकारों की बुकें हैं, वो भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब जाके कुछ समझ में आएगा। अब चलिए दृष्टि की बात करते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में अगर बुध गोचर कर रहा है, किसी भी चरण में बैठा हुआ है, कहीं भी प्लेस, उसके ऊपर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है? सूर्य की दृष्टि। अब यहाँ पे सूर्य की दृष्टि स्वास्थ्य के लिए कुछ ठीक नहीं है, और लेकिन परोपकारी होता है। धन की कमी हो सकती है, लेकिन जातक परोपकारी होता है। चंद्र की दृष्टि हो तो जातक परिश्रमी, धनी, सत्ता पक्ष के निकट होता है, मतलब गवर्नमेंट या नेता लोग या मंत्री वगैरह, या अपने गांव के पंच सरपंच, मतलब जैसे ग्रह इफेक्ट करेंगे, जिस तरह का पावर ग्रहों में, नक्षत्रों में होगा जन्मपत्री में, उस तरह से उस तरह के आदमियों के, उस लेवल के आदमियों के निकट ऐसा जातक होगा। मंगल की दृष्टि से सत्ता पक्ष से लाभ मिलता है। अगर मंगल की दृष्टि हो बुध के ऊपर रोहिणी नक्षत्र में तो सत्ता पक्ष से लाभ मिलता है। गुरु की दृष्टि हो तो जातक बुद्धिमान, धनी और नेतृत्व के गुण आते हैं। मतलब आप इसको उस लेवल में मतलब ले जा सकते हैं कि आप बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, या बहुत बड़े नेता हैं, या आप छोटे गांव के सरपंच, पंच है, या छोटी मोटी सर्विस करते हैं लेकिन आपके नीचे 10-15 आदमी काम करते हैं। तो ऐसा कुछ इसका इफेक्ट आता है। शुक्र की दृष्टि हो तो जातक को थोड़ा मेल फीमेल में आसक्ति हो सकती है। मेल है तो फीमेल में, फीमेल है तो मेल में। शनि की दृष्टि हो तो थोड़ी मानसिक पीड़ाएं होंगी, बाकी नहीं। मानसिक पीड़ा का मतलब ये हो गया कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपको रिटर्न में अच्छा फल नहीं मिल रहा है। सामने वाला जो है आपकी वो वैल्यू नहीं समझ रहा है, चाहे वो परिवार हो, चाहे बॉस हो जहाँ आप सर्विस करते हो, चाहे आप किसी
कंपनी वगैरह में काम करते हो तो आपके ऊपर लेवल वाला ऑफिसर वो आपकी उस वैल्यू को समझ नहीं रहा है और आप हमेशा ईमानदारी से बढ़िया से काम करते आ रहे हैं। तो वैसा कुछ रोहिणी नक्षत्र में बुध का ऊपर जब बाकी ग्रहों की दृष्टि होती है तो वैसा कुछ फल जो मैंने अभी बताया आपको। इसमें क्या होता है कि नक्षत्रों का फल, पूरा फल, कौन से नक्षत्र से संबंधित क्या काम करना चाहिए, कैसा स्वभाव हो सकता है, कैसा शरीर का बनावट हो सकता है, तो वो सब के पार्ट में पहले ही आपको पोस्ट कर चुका हूँ। जो नए जुड़ रहे हैं केवल उनको बोलना है कि आप वहाँ जाके भी पूरे पार्ट पढ़िए, उनको सुनिए। उसके बाद में आगे वाले वीडियो अगर आप सीरियली मतलब डेट के हिसाब से आप उसको व्यू कर लीजिए चैनल को, और उसके हिसाब से जब आप सुनते जाएंगे तब आपको ये सब का पता चलेगा। और उन पाठों में मेरा बहुत अच्छी अच्छी बात या अच्छी अच्छी जो चीज़ें लिखी हुई हैं जो बहुत से जगह में हम लोग मिस कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, समय अभाव की वजह से हो सकता है, या दृष्टि नहीं गई उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे रहस्य जो ग्रहों के बारे में है या कुंडलियों के बारे में है या भावों के बारे में है कि सब चीज़ बता देंगे तो फिर हमारे पास आएगा कौन। तो मेरे लिए ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कारण मैं प्रोफेशनल एस्ट्रो नहीं हूँ, न मेरा इसमें कोई बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ या न मैं कोई पैसा लेके आज तक मैंने कोई जन्मपत्री वगैरह देखी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही है कि समय दिया है भगवान ने, और इतने साल से जब ये शौक मेरा है और मैं जब भी खाली समय होता है तो उसी में लगा रहता हूँ। लॉकडाउन की वजह से वैसे भी खाली समय बहुत हुआ तो बहुत से चैनल भी देखे, तब मन में एक ख्याल आया कि मेरे को जो पता है मैं सबको बता के चला जाऊँ, क्योंकि इस समय आज आदमी का कोई भरोसा नहीं है। और ग्रहों के विषय में, भावों के विषय में बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ जो नहीं बताया गया है वो मैं बताने का कोशिश किया भी है, आगे भी करूँगा। इन नक्षत्रों के विषय में बहुत कम बताया गया है, तो मैंने इसी पे ज़्यादा जोर दे रखा है कि नक्षत्रों के विषय में आपको पूरी चीज़ों का पता चले, आप उसके विषय में प्रिडिक्शन करें, उसके विषय में आप और आगे बढ़े। और नक्षत्रों के विषय में ही बुक्स वगैरह, कुमुदनी वगैरह है या और कोई नक्षत्रों की अच्छी किताबें आपको मिलती है तो उसको पढ़ने का कोशिश करें। क्योंकि नक्षत्रों के विषय में जब आप कोई भी ग्रह वगैरह या ज्योतिष वगैरह सीखते हैं तो आप एक चीज़ फर्स्ट में समझ लीजिए, सब कुछ नक्षत्रों पे डिपेंड है। चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे दशा महादशा हो, चाहे ग्रहों की गति वगैरह हो, चाहे तिथि हो, चाहे करण हो, योनि हो, गण हो और गोचर हो। जब सब कुछ नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड है तो फिर भाव, राशि, ग्रह, हम लोग इसी में क्यों झूल रहे हैं? जो शुरुआत का जो ज्ञान है, जो सब चीज़ जिस पे डिपेंड है उसका अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो बता नहीं रहे, क्योंकि बताने से शायद हो सकता है उनको कोई तकलीफ हो जाए। सब कुछ आपको बता देंगे तो वो फिर क्या करेंगे? या फिर आप सामने से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ऐसा बताया लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से तो इस तरह का फल होता है। मेरा कोशिश यही है कि जो भ्रम फैलाते हैं या जो भ्रम का वातावरण हम लोगों के दिमाग में चैनल की वजह से हो या और कोई कारण से हो, वो निकले, कुछ अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिले और अच्छे ज्ञान की तरफ आपका दिमाग अग्रसर हो, और उसमें भी आप अपना ही नहीं, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में एक नई चीज़ का, नए ज्ञान का आपको अनुभव होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है कि बांटिए, अपने पास मत रखिए। क्या होता है बांटने से? आपको कोई भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ या उस ज्ञान में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस ज्ञान को जब आप शेयर करते हैं तो वो आपका मेमोरी में, सामने वाले को तो पता चलता ही चलता है, आपका भी रिवाइज होता है वो चीज़। कोई ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को शेयर करने से आपका ज्ञान कम हो जाएगा, नहीं, वो रिवाइज होता है आपका और वो फिक्स हो जाता है, फिर मिटता नहीं। आप 2-3 जगह एक बात को शेयर करेंगे तो फिर 10 साल बाद में भी जब
उस लाइन में वापस आएंगे तो वो आपको चीज़ वापस क्लिक हो जाएगा। ये एक हकीकत है। मेरी ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। हालांकि मेरा कोई फ्रेंड सर्कल या इतने ज़्यादा नहीं है कि भाई मैं एनी टाइम उनमें बिजी रहूं। गिने चुने हैं लेकिन इसी लाइन के हैं और जो अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो हम लोगों का तरीका शुरू से यही है कि एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, पढ़ते हैं, शेयर भी करते हैं। कोई अच्छे चैनल में कोई अच्छा पाठ आ गया, किसी का भी हो चाहे, उसको भी सुनते हैं। उसकी मिस्टेक कहाँ है उसको शेयर उस चैनल में नहीं करते, हम लोग आपस में शेयर करते हैं कि नहीं ये यहाँ गलत बताया गया है। हालांकि हम लोगों को किसी का प्रतिवाद नहीं करना, किसी को ये डाउन नहीं देना है कि भाई आप ये गलत बता रहे हो, क्या ज़रूरत है, क्यों अपना समय वहाँ पे व्यर्थ करें। हम लोगों को जो सही लग रहा है कोशिश करें हम लोग उसको प्रसारित करें, हम लोग उसको बताएं कि ये सही है। आप अगर किसी का नेगेटिव देखने जाते हो या नेगेटिव थॉट कोई बता रहा है और उसको आप प्रति उत्तर देते हो, एक बार देते हो, 2 बार देते हो, बार बार देते हो, तो फिर आप भी धीरे धीरे नेगेटिव बनते हो। ये हम लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप किसी के काम में हमेशा मीन मेक निकालते हो, किसी के काम में हमेशा ये बोलते हो नहीं ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, तो फिर धीरे धीरे आप भी नेगेटिव बनते जा रहे हो। आप पॉजिटिव बनो। सब इंसानों में सब चीज़ नहीं होती, कुछ अच्छा होता है, कुछ कम होता है, कुछ बुरा होता है। आप अच्छी चीज़ों को पकड़ो, अच्छी बातों को पकड़ो। उसके साथ कोई बुरा है या उसका दिमाग में कुछ बुराई है या उसके साथ उसके पास कोई कमी है, वो उसके पास रहने दीजिए। उसके पास जो प्लस है उसको लेने का कोशिश कीजिए। उसकी खराब चीज़ नहीं चाहिए अपने, तो फिर उस पर ध्यान किस लिए देना है? उसको सुधारने की जरूरत नहीं है। एक सीमा तक ही सुधार सकते हैं आप। अगर ज़्यादा उसमें डीपली वो नहीं सुधर रहा है फिर भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप बिगड़ जाएंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कहीं किताबों में नहीं पढ़ा है मैंने। कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको मानें, मैंने शेयर किया है। क्योंकि आदमी जब कोई लाइन में आता है तो उसको बहुत कुछ अनुभव होता है। लाइफ का उम्र बढ़ने के साथ भी होता है। एक अलग तरह का ज्ञान आप जीवन में प्राप्त करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ज्योतिष का ही करो, आप कोई भी लाइन का ज्ञान प्राप्त करो तो आप में उसके अनुभव के हिसाब से भी आदमियों को जज करने का एक पावर आता है आपके अंदर। तो आपकी जो क्वालिटी है वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने आप को नेगेटिव बनाना चाहते हैं या पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे जातक मैंने देखे हैं जिनको जन्मपत्री में आप लोगों ने भी सुना होगा, एक विष योग या एक पितृ श्राप या पितरों का श्राप वाला योग जो राहु और चंद्रमा से डिसाइड किया जाता है। विष योग शनि और चंद्रमा से डिसाइड किया जाता है। तो उसके विषय में जो बताया जाता है, मतलब सुन के ही आदमी जिसका विल पावर थोड़ा भी कमज़ोर है, सुन के ही वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। आपका ये खराब होगा, आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी, आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, आपको हर चीज़ में मतलब डाउन देखना पड़ेगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है कि आदमी मतलब सुन नहीं सकता। किस लिए भाई? मैं कई कुंडली ऐसी आपके पास दे सकता हूँ जिन लोगों ने बहुत प्रोग्रेस की है और उनकी जन्मपत्री में विष योग भी था और पितृश्राप योग भी था। तो वो कैसे प्रोग्रेस कर ली? क्योंकि उनको संस्कार उनके माँ बाप ने उसी टाइप से दिए कि आप नेगेटिव की तरफ नहीं जाके पॉजिटिव की तरफ जाओ। आप अच्छा सोचो, अच्छा प्राप्त करो और अच्छा थिंक रखो। विष योग तभी प्रभावी है, मतलब कोई भी ग्रह जो है ना आपके, वो ग्रह आपको कोई भी चीज़ में, आप ग्रह को नेचुरलिटी समझ लीजिए, प्रकृति समझ लीजिए। प्रकृति आपको कोई चीज़ में ब्लॉक नहीं करती, आपको बढ़ाती है। जैसे आप बचपन से आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं, ग्रह भी आपको ग्रो करवाते हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, आप नोट कर लीजिएगा चाहे, और उसको अप्लाई करके देखिएगा अपनी जन्मपत्री में। आपकी कोई महादशा चल रही है और अभी
1 महीना 2 महीना में कोई अंतर्दशा आने वाली है या प्रत्यंतरदशा आने वाली है। अगर महादशा छोटी है तो अंतर्दशा भी छोटी होगी और उसकी प्रत्यंतरदशा भी बहुत छोटी होगी। आप ऐसी प्रत्यंतरदशा या ऐसी अंतर्दशा देखिए जो कम से कम 3 महीना या 4 महीने वाली हो। अब देखिए कि कब शुरू होने वाली है, सिर्फ 15 दिन बाद में शुरू होने वाली है। अब आप अपने कर्मों को देखिए कि आप उस समय क्या काम कर रहे हैं। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, जो इंसान के अंदर जो बोलते हैं ना कि ईश्वर बैठा रहता है आदमी के शरीर के अंदर, वो सबके अंदर है, आपके अंदर भी है। और आप जब गलत करते हैं और सोचते हैं तो आपको भी पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप उससे दूर हट जाइए। और वो 10 दिन जब दूसरी प्रत्यंतर दशा चालू होने वाली है और आपकी जन्मपत्री के हिसाब से आपको बताया गया है कि ये आपके लिए बहुत खराब जाएगी। ये ग्रह आपकी जन्मपत्री में योग कारक नहीं है, उस ग्रह का प्रत्यंतर दशा आने वाला है जो आपको बहुत तकलीफ देगा। आप उस समय में वो प्रत्यंतर दशा चालू होने के 15 दिन पहले से आप अच्छे काम करना चालू कीजिए, से किसी का भला करना चालू कीजिए, अपने मुंह से किसी के साथ गाली गलौज मत कीजिए, किसी का लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए और अच्छे कर्म करिए। और जब आपकी वो प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हो जाए उसके बाद भी 15 दिन तक उसको कंटिन्यू रखिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो प्रत्यंतर दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि ग्रह जो है वो आपको कोई भी काम में बाधक नहीं बनते हैं, वो साधक बनते हैं, आपको ग्रो करवाते हैं। अगर उस समय में आप कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो ये भी एक कन्फर्म है कि फिर पूरी प्रत्यंतर दशा तक आप कभी बुरे काम नहीं करेंगे, आप अच्छे ही अच्छे काम करेंगे, क्योंकि वो ग्रह आपका आते ही एक्टिव हो गया। जब आपको देखा 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक आपने अच्छे काम किए हैं तो वो आपको और बढ़ाएगा, वो और अच्छे काम करवाएगा आपसे। और आप भी आश्चर्य करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, मैं पहले तो ऐसा था, अभी ऐसा क्यों हो गया। ये ग्रहों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हम लोगों के सर्कल है, जब हम लोगों ने ये सब चीज़ पे जाके जब एक्सपीरियंस किया तो हम लोगों को पता चला कि ऐसा भी होता है। तो बहुत कुछ है जन्मपत्री में, केवल ग्रहों को देख के या दृष्टियों को देख के, अंशों को देख के उसका प्रिडिक्शन करना मामूली नहीं है। आपकी रोजमर्रा की लाइफ, आपके संस्कार बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। आपकी ग्रहों का फल आपको कैसा मिलेगा वो सब उसके ऊपर, जो आप जीवन गुजार रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जय माता की मित्रों, आज शायद मैंने पाठ से ज़्यादा दूसरी बातें कर ली। हो सकता है आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि अपनी लाइफ को संवारिए और ग्रह जो आपके, जिनको खराब बोला जाता है, किसी को अच्छा बोला जाता है, और मैं बोलता हूँ कि कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, उनको अच्छे बनाइए। जब आप अच्छे बनेंगे तो ग्रह भी आपके अनुरूप बनेंगे। यही फैक्ट है, मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है। बाकी आप लोग खुद एक्सपीरियंस करके देखिए। जय माता की मित्रों।